अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे बात नज़र डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क के जो 78 साल से एक हम जुमला सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर कब ख़त्म होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि अभी पाकिस्तान जो है नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तरफ हमारी तरफ से सरहद पार से दहशतगर्दी का अंसर है, यानी कि मशरकी सरहद से भी और मगरबी सरहद, यानी इंडिया की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। दूसरी बात है अंदरूनी खलफशार, जिसमें कि जो कालदम तंजीमें हैं उनकी अपनी कार्रवाइयाँ, जिसपे कि हमारे बहादुर फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं, वो टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं, अमन अमान को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यकीनी तौर पे उन दहशतगर्दों को जो फंडिंग होती है, उन दहशतगर्दों को जो सरमाया पहुंचता है, वो सरमाया इलीगल जरिए से ही पहुंचता है। उसमें कुछ ज़राए तो आते हैं जो बैरल मुल्क से कुछ हमारे मुखालिफ ममालिक हैं उनके ज़रिए आता है। दूसरा ज़रिया ये होता है कि मुल्क के अंदर डकैती की जाए, तावान की रकम हासिल की जाए, बैंक लूटा जाए। ये दो तीन ज़रिए होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो अपनी फंडिंग को इकट्ठा करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में केपी तो दहशतगर्दी की वजह से जो है मुतासिर है, बलूचिस्तान दहशतगर्दी की वजह से मुतासिर है, लेकिन सिंध और पंजाब थोड़े से पुरअमन सूबा हैं। लेकिन सिंध के शहर कराची, जिसे कि हम तिजारती हब कहते हैं, हुकूमत मानती है या नहीं मानती ये अलग कहानी है, लेकिन दुश्मन मालिक जानते हैं कि कराची जो है वो मुआशी हब है, इसलिए कराची में सबसे ज़्यादा वारदातें करते हैं। कराची में ही आपको बैंक डकैती ज़्यादा नजर आएगी, कराची में भी आपको भत्ताखोरी के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे, तावान के केसेस ज़्यादा नजर आएंगे, करप्शन आपको सबसे ज़्यादा कराची और सिंध में नजर आएगी। सवाल ही पैदा होता है, उनको पता है, हमारे दुश्मन मुल्क को, दहशतगर्दों को भी पता है कि पैसे कहां से मिल सकते हैं, कहां से पाकिस्तान की जो शहरग है, ये शहरग जो है कराची है, कराची में से ही आपको पैसे मिल सकते हैं। और चूंकि कराची में ताजिर बरादरी रहती है, सनतकार रहते हैं, और आवाम की एक तादाद, बड़ी तादाद जो है वो कारोबार से वाबस्ता है। और कारोबारी अफराद जो होता है वो बड़ा जो है वो आप इसको कह लें कि उर्फ़े आम में समझ लें कि थोड़ा सा बुज़दिल इसलिए होता है कि वो रोड पर बैठा हुआ होता है, वो उसकी मूवमेंट होती है, वो अपने अहले खाना से जो है वो क्या कहते हैं उसको कि खौफजदा हो जाता है उनकी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी की वजह से। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो क्राइम की शरह है वो 1980 की दहाई से टिल 2025 तक हमने यही सुना है कि तावान के हवाले से, डकैती के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से एक सिलसिला चलता रहा। दरमियान में थोड़ा सा थमता है, फिर उसके बाद ये सर उभार लेता है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि भत्ता लेने का सिलसिला कभी भी बंद नहीं हुआ। बात यह है कि जो भत्ता दे रहे हैं वो जब तक के लीगली तौर पे सामने आके एफआईआर नहीं कराएंगे, रिपोर्ट दर्ज करने कहेंगे, तो वो केस सामने नहीं आते। लेकिन चूंकि बड़े ताजिरों और सनतकारों को भी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कुछ शहादतें भी हुई, कुछ अमलाक को नुकसान भी पहुंचा, तो अब बड़े ताजिरों ने आवाज़ उठाया। जब आवाज़ उठाई है तो वो चीज़ें मंजर आम पे आई, और मंजर आम पे आई तो हैरतनाक अमर ये है कि एक वसी लाखू है, वसी लाखू जो कि इस पर 60 मुकदमात हैं उसके ऊपर, लातादाद उस पर दीगर जराइम की जो मुकदमात हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क से फ़ोन करता है और यहाँ तमाम की तमाम कार्रवाई होती है। उसका कहना है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तमाम जो सूरत हाल मैंने आपको बताई, इन सूरत हाल में क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं मुल्क से बाहर और कहते हैं जनाबी अली की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, रेकोटेक में आ जाए और सिंध में आ जाए और फला जगह आ जाए, तो कैसे आएगी जब आपका मुल्की सरमायाकार ही भाग रहा है मुझसे? वो अपनी तमाम की तमाम जो है कारोबार को बंद करने की बातें कर रहा है। वो कहता है कि मुल्क से हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हाउ इज पॉसिबल कि बाहर वाले आएंगे यहाँ पे? तो ये तमाम सूरत हाल है। आज ये बहुत ही हॉट इशू है। इस हॉट इशू को हुकूमत भी जो है वो कुछ मुज़ाकरात करके, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल ऐसा सिलसिला होता नहीं है। और ये सिलसिला मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यकीनी तौर पर ये तमाम की तमाम रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है, और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने की वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ जो है वो ये वारदातें शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ आबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्डर्स ने, और उस बिल्डर्स में ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बिल्डर्स पे जो है वो बाकायदा उनके ऑफिस पे फायरिंग हो रही हैं, जिससे एक उनका मुलाजिम शहीद भी हुआ, पर्चियाँ भेजी जाती हैं। प्लस जो सबसे हैरतनाक अमर ये है कि उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के ज़रिए जो है अब भत्ते तलब किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जराइम और क्राइम पेशा अफराद भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं।
इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी गुफ्तगू को करने के लिए हमने अपने मेहमानों को जो आज मदऊ किया है अपने स्टूडियो में, वो जो जीनत बने हैं आज प्रोग्राम की, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब अफजल हमीद साहब। अफजल हमीद साहब जो हैं सीनियर नायब सदर हैं आबाद की एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के। थैंक यू अफजल हमीद साहब, पहले भी आप देखते रहोगे, अच्छा बोलते हैं, गिफ्ट है इनको अपनी दस्तरस से अपनी जो भी गुफ्तगू करते हैं उस पर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब हाफिज अजीज साहब, सदाबहार शख्सियत है, सदाबहार शख्सियत है, कभी बूढ़े नजर नहीं आते, आपको हमेशा जवान नजर आएंगे। आप जब भी मेरे प्रोग्राम में देखेंगे तो वो जवान ही नजर आएंगे। हाफिज अजीज साहब जो हैं ये चीफ है PCLC पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। थैंक यू हाफिज साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब अजीम अहमद अलवी साहब, नाम के साथ ही साथ वो बहुत अजीम भी हैं और बड़े प्रोलाइट शख्सियत हैं। ये सदर हैं साइट एसोसिएशन के और एक बड़े ताजिर और सनतकार हैं। इससे पहले भी आप इस प्रोग्राम में देख चुके होंगे, आज हमने खास तौर पर इनको मदऊ किया है इसी हवाले से। थैंक यू तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजह क्या पीछे आई? ये तो बहुत अरसे से चल रहा है, भत्ताखोरी का सिलसिला, फायरिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, ये अचानक आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, वजह क्या थी? शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बहुत अरसे से जो है वो भत्ते का और एक्सट्रॉशन का और इस तरह की चीज़ों का मामला, थ्रेड कॉल्स का मामला चल रहा था। हमें ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ अक्टूबर पे। हमारे कुछ मेंबर्स ने हमें रिपोर्ट करना शुरू किया कि हमसे भत्ता मांगा जा रहा है और हमें ये भी मालूम हुआ कि हमारे ही कुछ मेंबर्स जो हैं वो गार्डन के इलाके में कुछ दे भी रहे थे। जी जी, मुझे पता है 3 करोड़ रुपए दिया एक बिल्डर से उन्होंने। अच्छा, अब ये ज़रा ये फिगर तो आपको ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेटिव 3 करोड़ रुपए लिया एक बिल्डर से, जिसने जान छुड़ाई गार्डन के इलाके में, हैं तो आपको ज़्यादा मालूम। इसके साथ साथ फिर हमें ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं है, ये शहर भर में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से इंडस्ट्रियल एरिया में भी और मुख्तलिफ जगहों से ये सिलसिला, और बल्कि यहाँ तक भी नॉलेज में आया कि छोटे दुकानदारों से भी भत्ता जो है वो मांगा और लिया जा रहा है। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि बड़ी फिगर्स जब सामने आई करोड़ों में, यानी कि अब एक फायरिंग का वाकया हुआ मलीर में कार शोरूम पर फायरिंग का वाकया हुआ, एक अलग हुआ। लेकिन मैं बिल्डर का बता रहा हूँ जी जी कि एक बिल्डर के प्रोजेक्ट पे मलीर के इलाके में ब्रिज के ऊपर से खड़े होकर उन्होंने बरराज डायरेक्ट फायरिंग की जी, और उसके बाद फिर उनको 7 कॉल्स आई, उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड हुई। बिल्कुल सही है। और जब ये वाकया हुआ तो उसमें वसीउल्लाह लाखू का नाम आया और उसने 5 करोड़ की डिमांड की। अच्छा, तवातुर के साथ फिर ये सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया। जब ये बढ़ता चला गया और पिछला उसमें फिर हमारी IG के साथ और एडिशनल IG के साथ मीटिंग्स हुई, जिसमें कोई SOP भी तय हुआ और उन्होंने काम का तरीक़ेकार तय किया और ये शुरू हुआ कि कैसे इनको हैंडल करना है। बहरहाल काम शुरू हुआ था और उसमें कुछ कामयाबी भी हुई उनको और हमें भी कामयाबी हुई। लेकिन फिर अचानक फिर ये वाक़यात में एक नया रुख उसने इख्तियार किया। वो नया रुख क्या था? वो नया रुख ये था कि अब ये पर्चियों के साथ साथ, थ्रेड कॉल के साथ साथ वो प्रोजेक्ट्स पे आते थे और प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद पर्ची देते और पर्ची देने के साथ बरराज फायरिंग भी करते थे, जिसके नतीजे में 2-3 वाक़यात में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और साथ साथ एक जो है कैजुअलिटी, जी हाँ, डेथ हुई और वो शहादत हुई। तो जब इस तरह यहाँ तक मामला पहुँचा तो हमने ये बेहतर समझा कि अब इसको हम मीडिया के ज़रिए, मीडिया एक पावरफुल मीडिया में, उसके ज़रिए हमने ये बात पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान में इस मुल्क की उन लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की जो फैसला साज हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत चले, और जैसा आपने कहा अपने इंट्रो में कि आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और उसके बाद SIFC जो कि बड़े तवील अरसे से इस काम के लिए कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में और यहाँ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर ना जाए। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ, बात को पहुँचाएँ। ये मकसद था। मतलब कि मीडिया पे अगर आप बात नहीं करते तो उन तक नहीं पहुंचती। देखिए, अगर मैं इसको इस तरह लूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बुनियादी काम किसी भी हुकूमत का गवर्नेंस का है। जी बिल्कुल। अगर वो अपना काम कर रही होती है तो मुझे और आपको, बिजनेसमैन को, ये ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा अपना ज़ाती राय है कि मेरे इल्म के मुताबिक तो ये है कि गैर सरकारी तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी CM साहब को, गवर्नर साहब को ताजिर बरादरी ये बताती रही है। देखिए, हमारा तो बहुत, अगर मैं अपनी एसोसिएशन की बात करूं, हमारा तो बहुत सिंपल सादा सा उसूल है कि हम हर मामले को
आखिरी आदमी तक पहुंचाते हैं। अगर वो सूबे का मामला है तो चीफ मिनिस्टर को, मुतल्लिका मिनिस्टर्स को, उस इदारे के सरबराह तक हम रोजमर्रा की बुनियाद पे पहुंचाते हैं। तो हमें तो ये बात कोई डिनाई कर नहीं सकता। या आपका कहीं से इशारा हुआ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, हमें कहीं से बिल्कुल कोई इशारा नहीं हुआ, और हम तो रोजाना की बुनियाद पे ये काम करते हैं, और हमने अपनी मुतल्लिका इदारों तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं। जी हफीज़ अजीज साहब, आप तो माशाल्लाह कल आपकी तकरीर सुनी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की आपने और बड़े जज्बात से भरपूर तकरीर की। तो कुछ नज़ारा यहाँ पे भी हो जाए कि आप चूँकि PCLC क्राइम कंट्रोल करते हैं कराची चैम्बर में, ताजिरों की जो भी प्राइम में होते हैं कराची चैम्बर की सतह पे, तो ये तो बड़े अरसे से ये वाक़यात हो रहे हैं, ये कोई नया वाक़या तो नहीं? बिलाल भाई आप सही कह रहे हैं। देखिए लेट 80s और शुरू के 90s में तावान का बड़ा सिस्टम था। जी जी, याद होगा आपको, वो ख़त्म हुआ किसी तरीके से। ख़त्म कहाँ हुआ? नहीं सर, देखिए जो अब रिपोर्टिंग है ना, किडनैपिंग फॉर रैंसम, वो ना होने के बराबर है। इसके बाद शुरू हुई थी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, उसमें मेरे भाई का भी उठाया था, मुझे पता। तो कहने का मतलब ये कि हाईलाइट जब चीज़ें होती है तो फिर कंट्रोल किया जाता है। ये हमारी जो है ना बदनसीबी है। जैसे भी आपने कहा कि प्राइवेटली जो है ना CM को और गवर्नर को आप लोग कहते रहे ना, और आर्मी चीफ साहब से जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी, जो एक मुलाकात, तो उसमें भी आप लोगों ने ये तस्करा किया था। देखिए बात यही है, मैं जो समझ रहा हूँ, मेरे समेत मैं भी ताजर हूँ, कि ऑनरशिप कोई नहीं ले रहा सिंध का, ख़ासतौर पे कराची का। अगर ऑनरशिप कोई ले ले, आप मिसाल के तौर पे आप अपने चैनल के ऑनरशिप नहीं लेते तो बाहर के लोग तो आके नहीं इसको सही करेंगे। 100%। मेरी फैक्ट्री अगर उसमें कोई गलत काम हो रहा है, चोरी हो रही है, तो जब तक ऑनर उस पर एक्शन नहीं लेगा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। तो हम यही कह रहे हैं ना कि हम इस शहर में लावारिस हैं क्या है, और जब वो लावारिस होता है कोई, तो फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है मीडिया पे आके जिससे उम्मीद है उसको पुकारती है। तो हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उम्मीद है, तो हमने उनको पुकारा है, उनसे मदद मांगी है। क्या खुलेआम आपने कहा ना कि बात करें, बड़ी जज्बाती थी, क्या हमारी गवर्नमेंट फील्ड मार्शल से हेल्प नहीं ले रही? ले रही है ना। तो ताजिर ले रही तो क्या बुरी बात? हर सतह पे ले रही है, हर सतह पे ले रही है। बिल्कुल। तो ताजिर भी उनसे मांग रहे हैं हेल्प, और हमें पता है कि वहां से उम्मीद हो जाएगी। ताजिर मांग रहे हैं, लेकिन ताजिरों ने तो उन तक बात पहुंचाई थी ना जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी। देखें, जब कहने का मतलब ये कि हमारे, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब शुरू में कहा आपने कि अफगानिस्तान, इंडिया ज़ाहिर है हमारे दुश्मन है, और वो चाह रहे किसी तरह भी अमन ना हो, इकोनॉमी चले ना पाकिस्तान की, तो वो जंग से तो हार गए। अब वो कुछ और नमूने कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे हिसाब से जो लोग कराची के अंदर ये अमन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको फंडिंग भी इंडिया से हो रही होगी, एजेंसियों की भी इल्म में होगा। चले हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, मगर इनके पास तो सारा सिस्टम होगा। तो फील्ड मार्शल को जो चीज़ें जा रही होंगी, शायद वो ये जा रही होंगी कि सब अच्छा है कराची में, ठीक है। वरना आप मुझे बताइए, अगर इकोनॉमी को करना था तो पिछले जून तक सिंगल डिजिट इंटरेस्ट लाना था, ताकि बिजनेस कम्युनिटी जो है खुश और कारोबार चले, इंडस्ट्री लगे। तो वो अब जाके उन्होंने पिछले हफ्ते 0.5% कम किया, वरना पिछले जून में 9% पे आना था, यानी बिलो 10 आना था, डबल फिगर। तो IMF का किरदार है ना, IMF ने कहा कि जनाब आपको फील्ड मार्शल आके जब कहते हैं, जब उस टाइम पे वो IMF की मजबूत है ना, हमारे चीफ थे ना आर्मी के, तो 1% कम किया ना, उसके बाद स्टेट बैंक ने 0.5% 12% से 1% करके 11% किया था। एक साल। देखिए ये इन्होंने पिछले जून के हमसे कहा था सिंगल डिजिट ले आएंगे, सिंगल डिजिट तो आज तक नहीं हुआ ना। मैं आप बात नहीं समझे, जब आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि शरद सूद जो सिंगल डिजिट पर चली जाएगी, मुझे याद अच्छी तरह, हम तो थे स्टेट बैंक में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो गवर्नर साहब ने कहा कि हालात ये हैं कि हम किसी भी तरह से परसेंटेज कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्मी चीफ की बात रखने के लिए 1% कम करके 11% कर दिया। अब 10.5 कर दिया। 10.5 इसलिए किया कि IMF को है ना कि आप सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। क्यों? अमेरिका के अंदर 2.25% है, यूरोप में 2% है। कहने का मतलब ये हो रहा है सर, हमें भी तो उस क्यू में जाना है, उस लाइन में लगना है, तरक्की करनी है। अब ये बात तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी उम्मीदों की मिसाल दे रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी की। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है चीफ मार्शल से, अपने फेडरल चीफ मार्शल से अगर लेती है मदद, तो हम बिजनेस कम्युनिटी ले रहे, तो हमें उम्मीद है ना वहाँ, क्योंकि कोई ऑनरशिप तो ले नहीं रहा।
अगर हम हमारी कोई बात बुरी लगती है तो हमें कॉल करके बुला लिया जाता है और कहते हैं ये आप बात कैसी कर रहे हैं, बात कैसी करें, जेन्युइन बातें करें यार। हमारी जो है जिंदगी दांव पे लगी हुई है, हमारी बिजनेस दांव पे लगे हुए हैं, हम यहाँ बिजनेस करते हैं। क्या आबाद की एक इंडस्ट्री जो आबाद बिल्डर एसोसिएशन है, ये एक एसोसिएशन आपको पता है कि कितनी 72, तो चलो नाम याद रहेगा ना, फिरकों की वजह से 72, मगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। इस तरह पाकिस्तान की हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं होता, तो सिंध गवर्नमेंट नाराज हो गई थी ना कि आप लोगों से, क्या आप लोग कहीं और जाके शिकायत करते हैं? नहीं, वो असल में किसी एक की गलती हो गई थी। वो सीएम पंजाब के लिए कह दिया कि यहाँ आ जाएं कुछ दिन, उस पर ऐसा हुआ था जी। वो कभी कभार कोई तफरी में कह देता है, हो जाता है, चले ठीक है, महावरतन हो जाता है। बट कहने का मतलब ये है सर कि जेन्युइन बात तो है ना सर, जान से ज्यादा कोई कीमती है? बिल्कुल सही। इस्लाम में ये कहा गया है ना कि अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आप नमाज मस्जिद में नहीं, घर में पढ़ ले। घर के अलावा भी अगर कोई को मारने आता है, आपको जान का खतरा, आप उसको मार दें। तो कहने का मतलब ये है सर कि क्या ये खुलेआम मांगेंगे 5-6 लोग? क्या हम 5-6 लोगों को यहाँ नहीं ला सकते? हम इंडिया को घुस के मार सकते हैं क्योंकि हमारे कितने नौजवान शहीद हो गए क्योंकि ये यहाँ पे जो है हमारी आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करती है, अफगानिस्तान पे करती है। तो ये 5-6 लोगों को हम नहीं बुला सकते, ले नहीं सकते? क्या हमारे ईरान से ताल्लुकात इतने बुरे हैं, क्या हम उनसे नहीं ले सकते हैं? ये भाई ईरान की बात कर रहे हैं आप, ये देखें ना, आपके मफाद था शहजाद अकबर या आपका आदिल राजा, उसके लिए आपने इंटरपोल से रब्ता कर लिया तो मतलब ये सियासत में आगे पीछे चलते रहेंगे। हाँ, इंटरपोल से रब्ता कर लिया। जो पब्लिक है, जो प्रॉब्लम में है, जो आपको इतना ज्यादा, देखें हम कोई एहसान नहीं कर रहे कि हम टैक्स दे रहे हैं, वो देना है हमें, हमारे मुल्क को देना है। हम कमाते हैं तो टैक्स देते हैं 100%, तो हमें तो देना है ना। मगर इस तरह अगर इनके साथ ऐसा हो और ये ना करें, हम मुझे बताइए क्या वाकई में आप बता दें कि जो बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए इनके साथ फ्रॉड होता है, कुछ होता है, तो कहाँ से पकड़ के लोगों को ले आते हैं? ये इन 5 को क्यों नहीं लाते? आके चैनल में बताइए ना। मैं थोड़ा सा वफा भी लेना मुझे, इस वजह से मैं आखिर बता कि ये जो बत्ताखोरी तावानी, ये सिर्फ कराची के अंदर क्यों? तो कराची के अंदर इसी पंजाब में क्यों नहीं है? नहीं है, आपका नहीं है। अब आप ये देखें, ये सरहद का सिर्फ एक वाकया अभी जो रिपोर्ट हुआ 3 दिन कबल के, एक बच्ची को अगवा कर लिया था और उससे तावान मांगा था 5 लाख रुपए और कोयले की कान की लीज के लिए था। उसको बच्ची को पत्थर मार के कत्ल करके और उन्होंने दफना दिया। एक वाकया अभी रिपोर्ट हुआ है केपी से, जबकि केपी में तो इस किस्म के वाकयात होने बहुत आसान सी बात थी, लेकिन कराची को सवाल ये थे कि यकीनी तौर पे वो यही समझते हैं कि यहां पैसा है और हम बुजदिल भी हैं थोड़े। मैं आपको खुली बात करूं, एक हम कुछ अरसे पहले हमारे एक डीजी साहब थे, वो आए थे चैम्बर और किडनैपिंग हुई थी हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो न्यू कराची से उनका ताल्लुक है, और हमें रिपोर्ट थी कि वो जो है कोयटा की तरफ उसको रखा हुआ है और इतने पैसों की डिमांड कर रहे थे और नाम भी पता चल गया था कि किसने किया। जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ये वादा रहा कि ये जिस दिन सिंध आएगा ना या कराची में, हम इसको कार्रवाई कर देंगे, मार देंगे। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से जुर्रत की, पूछनी थी सर, मैंने सर वो जो बलूचिस्तान है कोयटा, वहाँ में वीज़े की ज़रूरत है क्या? वो भी तो हमारा पाकिस्तान में है, तो वहाँ भी तो जा सकते हैं। नहीं तो वो डीजी सिंध के थे ना, तो उस कैसे जाते? नहीं देखिए, बात ये नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर पाकिस्तान की हदूद के अंदर कहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि वो वसीउल्लाह लाखो ईरान में बैठ के तड़िया लगा था कि मैं SSP की नहीं सुनता तो मैं किसकी सुनूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि खाली तो कराची में बैठ के एक ASI से निपट के बता दे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ, मौजूद के साथ मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू ऐसा लगा वसीला खो के कि SP ने उसको फोन करके मना किया होगा। क्या? जब उसने कहा ना मैं SP की नहीं सुनता, इसका मतलब SSP से बात हुई, नहीं सुनता। उसकी SSP से SP से बात हुई और किस SP से बात हुई है, ये एक मिस्ट्री है। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन यह ब्रेक जाने से कबल आपको बता दूं कि फिर अजीम अहमद अलवी साहब एसोसिएशन के हैं, तो इनसे गुफ्तगू हम जरा वक्फे की बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यही होगा कि कराची शहर के अंदर ही सारा कुछ क्यों और बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं। एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कल जो है गुफ्तगू हो रही थी और हमारे मोहतरम दोस्त अफजल हमीद साहब ने, हफीज़ साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर यह गुफ्तगू वो गुफ्तगू है कि जो कि हम कोई नई गुफ्तगू नहीं है, ये गुज़श्ता कई बरसों से जो है मुतालबात करते आ रहे हैं। सारी सतह पर उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, नदारत हर चीज़ का। लेकिन बहरहाल अजीम अहमद अलवी साहब मेरे साथ मौजूद, सदर साइट एसोसिएशन, ये भी एक
बड़ी कराची का सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्रियल जो है वो टाउन है, तो मेरा ख्याल है कि अज़ीम अहमद नदवी साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, इसलिए कि आपके एरिया जो है वो हब से और लियारी से बहुत करीब है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने बुलाया, मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई नई वारदात हुई। लोगों ने एक दो अटेम्प्ट किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस हमारे साथ हैं और उन्होंने राइटली और जो इसका पूरा फोरेंसिक वगैरह था करा के जो भी आपकी कितनी इंडस्ट्री, कितने कारखाने हैं साइटेडी में? 4,500। 4,500 में से एक मेंबर ने आपको शिकायत की कि जनाब कुछ नहीं हो रहा? जिनकी शिकायत आई थी, हम क्योंकि जितनों से हमारा 5-10 को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने दिया है उनको जी, जिनके पास आई और जिन्होंने दिया 5-10 को तो मैं जानता हूँ, पता नहीं सदर साइड नहीं जानता। माजरत के साथ बांग तो मुर्गा भी रहता है। बांग की बात नहीं, लोग डर के नहीं बताते, मुझे बात नहीं देखिए, डर के नहीं बताते। बात सुने, हाँ, आप तस्वीर आपने देखें, डरता वरता कोई नहीं है। जो कराची में कारोबार करता है ना, वो डरता है, वो छूट जाता है, डरता वरता कोई नहीं। बात बड़ी सिंपल सी है कि जंगल में हर एक ने रहना है। आप आज प्रोटेक्शन दे दें, आपने और जगहों का दिया, वहाँ ओनरशिप है, वहाँ विल है। तो पूरा मुहावरा बोले ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर तो कोई नाच ही नहीं रहा ना, या तो मौत नाच रही है। हाँ। लेकिन बड़ा सिंपल सी बात है कि एक शिकायत लेकर आए, उस पे ना हल हो तो फिर शिकायत करें। आपको अगर आप बोलेंगे ही नहीं, और यकीन करें मेरे इल्म में नहीं, खुदा गवाह मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर के चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ जो भी हमारी फोर्सेस हैं, वो हमें हर वक्त हमारे साथ होती हैं, हमें हमारे फोन कॉल अवे होती है, हमें कोऑपरेट करती हैं। और जो भी 2-3 इंसिडेंट थे जहाँ पे पर्चियां आई, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको पकड़ा और उनको कानून के हवाले। इसलिए कि बल्दिया की फैक्ट्री का जो साने हुआ वो आप ही के साइट स्टेशन में हुआ, और उसके मुताबिक भी कहा जाता है कि वो भत्ते और रकम के मुतालबे पे की गई थी ना। सबसे बड़ा वाकया है आप ही के एरिया में, तो मेरा पाकिस्तान में सबसे बड़ा वाकया है, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा वाकया होगा अगर भत्ते के चक्कर में जलाई। आंखें खोलने वालों के लिए वो मेरा ख्याल में एक टेस्ट था, तो वो उसी वक्त कोई ना कोई ऐसे इक़दाम ले लेते कि कराची में जो लोग भी रह रहे हैं, पर वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो सुकून से रह सकें। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हर लम्हा किसी ना किसी फिक्र का है। कभी FBI, कभी ये, कभी वो, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी ये रोड पे एहतजाज हो रहा है, कभी ट्रॉलरों के बीच में फंसे हुए वो लुट रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान की 15% आबादी कराची में रहती है, उसको सुकून का लम्हा फराहम करना भी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे सबने फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया, माशाल्लाह वो भी हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब भी हैं। मेरा अपना ये एक गुजारिश होगी मौजूदा गवर्नमेंट फील्ड मार्शल साहब से कि हालात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, आप तो सिर्फ भत्ता, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप मुंशियात को नहीं देख रहे हैं, जिससे इतना पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और भी बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो ये मिनिस्ट्री है, इसको सिर्फ ऑल अलोन इन चीज़ों को देखना चाहिए। इससे पहले भी जो कराची के मसले हल हुए, उसमें फेडरल की इंटरवेंशन थी, उसमें फेडरल कूदा, उसमें हमारी आर्म फोर्सेस कूदी, तो जाके कराची में सुकून हुआ था। हमें सिंध गवर्नमेंट की उस पर शक नहीं करना चाहिए उनकी नीयत पे, लेकिन हो सकता है उनके पास वो जराए ना हो, उनके पास वो मालूमात ना हो कि चीज़ें कर सकें। विल उनकी भी पूरी होगी, ज़ाहिर बात है वो भी तरक्की करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के बाद मेरा ख्याल है कराची से ज़्यादा जदीद शहर कोई नहीं है वसाइल के हिसाब से, मेरा ख्याल बिल्कुल आपसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मैंने कहा ना पाकिस्तान का 15% तो अवाम यहाँ रहती है, तो उस पे आप ये देखें कि सिंध हुकूमत से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे हैं, तो पक्के के डाकू वहां से संभलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ फेडरल की इंटरवेंशन होनी चाहिए और उसमें देर नहीं करनी चाहिए। आप सिंध बोर्ड रेवेन्यू को जो पैसे भी देते हैं, टैक्स देते हैं ना, देते हैं। यहाँ के जो आवाम है तो हर एक को पैसे दे रहे हैं ना। तो अब बात ये सवाल नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। एक लाइन ये कि जनाब यारी कि आप मेरे ख्याल डाकू से ज्यादा आप लोग परेशान दे दिया से। हाँ, कुछ मैं उस पर कहना नहीं चाहूंगा। हाँ। देखिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, वो भी मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि आप रोज अगर एसआरओ निकालें। अब मैं आपको एक चीज आपके मैं इस चैनल पे कह कर जा रहा हूँ, ये देखें, आई फील, मेरा ये ख्याल है कि हम लास्ट जनरेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। अच्छा, मदद यंग जनरेशन सब नहीं मिलेंगे, ये मेरे लिए सबसे अलार्मिंग है। मैं अपनी मेरी एसोसिएशन में जितने लोग आते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ यंग लोग ब्लड लेकर आओ,
मुझे यंग ब्लड में वो कहते हैं कहाँ टूटी हुई सड़कें, कहाँ फैक्ट्री चलाते हुए हर बार 2 एजेंसी रोजाना गेट के बाहर खड़ी हैं, कोई ना कोई नया मसला है, किसी दिन बिजली नहीं है, किसी दिन गैस नहीं है, किसी दिन पानी नहीं। देखिए एक कारोबारी आदमी का क्या कसूर है, आप उसको कैसे कह सकते हैं उन मसलों के साथ निकले और बाहर से बात और हर एसोसिएशन के लिए क्राइम मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गटर वो मतलब ये कि अगर कोई सैलाब आ जाए तो उसमें भी आप हुकूमत की मदद करें, कोई सारे डिजास्टर हो जाए तो उसमें आप मदद करें। सारे टैक्सेस हैं, सारे इदारे टैक्सेस के अलावा करना पड़ता है। वही कर, आप जो टैक्स दे रहे हो सबके शामिल है ना, ये सारे इदारे चलने चाहिए। मगर मैं फिर वही बार बार जुमला कहूंगा, ढके छुपे उसमें फेडरल को इंटरवेंशन करना चाहिए इससे पहले कि बहुत नहीं, फेडरल इन्विटेशन करनी चाहिए, ढके छुपे अल्फाज में क्यों? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मुतालबा करे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुतालबा करे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एफपीसी से मुतालबा करे। और क्या करे? जो आपको मालूम है कि सबसे पहले जो आवाज उठाई वो कराची चैम्बर से उठी थी। जावेद बुलवानी साहब ने इसकी आवाज उठाई थी। अरे सर जी, जिस पे लोगों को हुआ था कि आपने ये ऐसी कुछ नहीं हो रहा। शेरशाह में जब कत्लेआम हुआ था तो उस वक्त मुझे याद है, ये सिराज कासिम तेरी मरहूम हयात थे, वजीर दाखिला को उन्होंने बुलवा लिया था कराची के अंदर, बुलवा लिया था वजीर दाखिला के जरिए उन्होंने काम कराया। उस वक्त जो आज के, सॉरी मैं माजरत के साथ, लेकिन आज के वजीर दाखिला तो पीएसएल की उसमें है मौजूद, जो पीएसएल की रोनवाई हो रही, सब कुछ हो रही। फिर ये अंडर पास की इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, ये इस वक्त बड़ा सेंसिटिव इशू हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, और बहुत सारे मामला हैं। मैंने आपको, अगर हम बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। हमारे दुश्मन मुल्कों को कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है जनाब, वहां यहाँ पे जॉब्स का ना होना है। आपके इतने बच्चे, इतने सब ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं, 70% यूथ है आपकी। हम क्या कर रहे हैं उस यूथ के लिए? आप मुझे बताएं ना, जब उसके घर में भूख होगी, सब कुछ होगी, वो कहाँ जाए? तो सही कह रहे हैं, एड्रेस करने का टाइम है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नासिर कि ये तमाम के तमाम माशाल्लाह इलीट क्लास के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरे लाइन पे मौजूद आतिक मीर साहब हैं, ये जो कि एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स से ताल्लुक है इनका। तो हम देख लेते हैं कि छोटे ताजिरों की क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। ये बताइए कि सर के बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में कि मेरे साथ जो है अफजल हमीद साहब आबाद के बैठे हुए हैं, हफीज़ अजीज साहब जो हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैठे हैं, और साइट एसोसिएशन के सदर जो हैं वो अजीम अहमद अलवी साहब बैठे हैं। एक एज ए, मैंने आपको कहा कि एसएमईज के लीडर होने के नाते मुख्तलिफ अल्फाज में बताइए कि आपने तो तवील अरसा देखा है, बड़े दौर देखे हैं, ये दोबारा भत्तों का सिलसिला शुरू हो गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या छोटे ताजिर भी परेशान हैं इससे? देखिए, जब माहौल किसी चीज का बनता है, मिसाल के तौर पे ये कराची में एक सीजन है लॉ एंड ऑर्डर का, स्ट्रीट क्राइम का, उसी में से ये जुर्म की कैटेगरी है ना, भत्ता भी, जैसा लूट मार है, डकैतियां हैं, राजनी है, चोरी है। तो यही लोग हैं जो जिनका अगला स्टेप या जो स्टेज है वो भत्ताखोरी है। तो कराची में एक बहुत अच्छा मार्का इनके खिलाफ सर किया था पुलिस और रेंजर्स ने, लेकिन फिर एक खिला आया, पुलिस की कारकर्दगी बद से बदतर होती गई, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ कोई तवज्जो न रही। नहीं, अतीक साहब माजरत के साथ ये सारी बातें पता है, हम सबको पता है। मैं टू दी पॉइंट बात करना चाह रहा हूं कि हफीज अजीज साहब ने कल आबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भत्ताखोरी के हवाले से, हफीज अजीज साहब का एक जुमला मुझे याद है कि कपड़ा मार्केट हो गया, ओल्ड मार्केट हो गया, दूसरे जो छोटे मोटे ताजिर हैं, कोई 10,000, कोई 25,000, 50,000 वो भत्ता दे रहे हैं और खामोशी से दे रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें आप एक वेरिएशन आ सकता है, कभी ज्यादा कहीं कम। बिल्कुल, जैसा इस वक्त भत्ताखोरों का जो असल निशाना है वो बिल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं जो बड़ा भत्ता देते हैं। बिल्कुल, छोटे लोगों की तरफ ध्यान कम है। पहले तो एक कॉल किसी को भी आ जाती थी, अब मैं देख रहा हूँ कि खास तौर पे कार डीलर्स हैं जिसके बारे में आम तौर पे उनका ख्याल ये होता है कि बड़ी रकूम इनके पास होती हैं। बिल्कुल, और कैश, वैसे तो ऑनलाइन ही काम हो रहा है, तो वो उन लोगों पे अब ज्यादा ये हाथ डाल रहे हैं कि जो इस वक्त मतलब बड़े अमाउंट में पेमेंट, छोटे और दरमियानी ताजिर जो हैं वो भी दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऑन फ्रंट आ सकें। देखिए, हिम्मत किसी में भी नहीं है, ये वो इस हद तक मशाक हैं अपनी काम थ्रेड करने के
तरीके में अपने सरपरस्तों की वजह से बड़े बड़े लोग मैं देखता हूँ बता दे देते हैं और शिकायत नहीं करते, जबकि आप कानून को तो जिम्मेदार उस वक्त ठहराते हैं जब आप शिकायत उस तक पहुंचाते जी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भत्ताखोरी के खात्मे के जो तरीके हैं वो बहुत ही मुस्तमिल हैं, यानी इसको रोका जा सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इदारों की दिलचस्पी इसलिए भी नहीं है कि जिनको थ्रेट्स आती हैं, क्या कॉल्स आप आती नहीं हैं। समझते, आप क्या नहीं समझते कि क्या पुलिस का भी इसमें किरदार है? पुलिस में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानें भी दी, शहादतें भी की, लेकिन क्या ये क्राइम जराइम जो लोग हैं इनकी सरपरस्ती क्या सरकारी सतह से भी हो रही है? देखिए, पुलिस में कभी कुछ अर्सा चंद साल पहले तक हम कहते थे कि काली भेड़ें, यानी इनकी तादाद कम है। अब ज्यादा काली भेड़ें हैं और सफेद भेड़ें कम है। मैं रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं थाने में किसी ना किसी के लिए जाता हूँ। इसकी वाहिद मिसाल ये है कि ई चालान आने के बाद सड़कों से ट्रैफिक पुलिस गायब हो गई, इसलिए कि फिर मतलब कि उनको कुछ मिलता नहीं है ना। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने एसएमईज की नुमाइंदगी की, और हाँ मेरे ख्याल है कि बहुत खुल के बात कर सकते थे, लेकिन बहरहाल हर आदमी जो है वो ढके चुपे अल्फाज में बात कर रहा है, और जो हालात है वक्त है। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद अफजल हमीद की तरफ आऊँगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में दोबारा हाजिर हैं। गुफ्तगू जो है वो ये भत्ताखोरी अमन अमान के हवाले से। हुकूमत कहती है कि सरमायाकारी नहीं आ रही, हमारे ताजिर बिरादरी कहते हैं कि जनाब अली सरमायाकारी कैसे आएगी जब भी सारा कुछ हो रहा है। IMF की रिपोर्ट आती है, उसमें उसने सारा कच्चा ठकोज दिया, उस तरह तो SIC पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ भी काम दुरुस्त नहीं हो रहा है। सबकी पता है कि क्या किया, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लेने से पहले उनकी शर्त थी कि आप ये छापें, वो छाप दिए। बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उसी की तर्जुमानी कल आबाद ने बरमला कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मैं समझता हूं बड़ी बहादुरी का काम भी किया अफजल साहब। बात यह है कि क्या करेंगे, अब चले जाएंगे कराची से? नहीं, मैं तो मुख्तलिफ चैनल्स पे, और आपने सुना भी होगा कि बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि मैं तो कम से कम अपनी ज़ात के हवाले से कि मैं कराची का नहीं छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान भी नहीं आप छोड़ूंगा। तो वैसे इस्लामाबाद के आदमी हैं, कराची तो नहीं, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह आप हैं इस्लामाबाद के आदमी? नहीं, वो एक अलग बात है। आप जुमानी कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद का आदमी, वो आपकी बात ठीक है। ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, ठीक है ना जी। तो असल में अब मेरे ख्याल है जो बात आप करना चाह रहे थे वो ये बात थी कि आप करप्शन पे कोई बात करना चाह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि क्या होगा। देखिए, बात ये है कि हम तो मुस्तकिल इस मौजू पे नए कारखाने नहीं खुल रहे, हकीकत है रोजगार नहीं, नए कारखाने तो एक अलग बात है। मैं अलवी साहब से ये बात करूंगा कि नए कारखाने लगना तो एक अगली स्टेप है। दुनिया भर में जो है ना, जो इंडस्ट्री लगी हुई होती है वो अपग्रेड हो रही होती है। हाँ, क्या खैर, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? तो जब अपग्रेड हो रही होती है तो वो जब अपग्रेड होती है कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट उसी इंडस्ट्री में लगा रहे होते हैं, यानी कि जिस तरह दुनिया भर में नई मशीनरीज आ रही होती हैं, अपडेट हो रही होती हैं, उस तरह। सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है ना वो ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड नहीं कर रहा। और ये जो अभी हमें पिछले दिनों अमेरिका के हवाले से जो टैरिफ का जो एडवांटेज होने जा रहा था, उसकी वजह भी ये है कि चूंकि जब आपकी इंडस्ट्री अपग्रेड नहीं होगी तो वो दुनिया भर में आप जितने भी जाके सारी बात तो रिपोर्ट आई कि एक्सपोर्ट आपकी 6 अरब डॉलर बढ़ी है। फिर वो 6 अरब क्या, ये 60 अरब डॉलर बढ़ी है, बिल्कुल बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। नहीं, 6 अरब डॉलर अगर बढ़ा के आप अगर 30-32 पे ले आते हैं तो ये कोई बहुत कल बाकायदा IMF वर्ल्ड बैंक ने जो दिया है कि 2040 तक जो है पाकिस्तान की जो बरामदात है वो 40 से 43 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। देखिए ना, रेमिटेंस भी तो हम ला रहे हैं ना, 38 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भी आ रहा है, डिपोर्ट भी तो हो रहे हैं। तो सर, पता है आपको कल FIA जाने वाले FIA ने कल कौमी असम्बली में बैठ के कहा जनाब वैली के 60 से 65 हजार बंदे जो है डिपोर्ट हुए हैं। डिपोर्ट इसलिए होंगे कि जब लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे यहाँ से निकलने के, जो चाहे वो ठीक हो या सही हो या गलत हो। रिपोर्ट वो हुए जो यहाँ के भीख मांग रहे थे। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ ना, तो वो निकल के भीख मांगने भी यहीं से जाएंगे ना। हाँ, तो मेहनत नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, नहीं मिल रही ना लोगों को मजदूरी। इस वक्त सुन ले मेरी बात, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए, स्टील मिल जो है ना, इस वक्त जितनी भी स्टील की री रोलिंग मिल्स हैं वो अपनी 50% प्रोडक्शन पे चल रही है, अगर सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इसी तरह आप सीमेंट पे आ जाएं, इसी तरह और तमाम इंडस्ट्रीज पे आ जाएं, तो जब वो चलेंगे नहीं तो मैं अगर 500, 1000, 2000 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ और मैं नए प्रोजेक्ट करने की पोजीशन में आ ही नहीं रहा,
तो जाहिर है बेरोजगारी बढ़ेगी। यही बात तो हम समझा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जॉब प्रोवाइडिंग में एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है जी जी। आप काम नहीं करने दे रहे। सिंध का मामला ये है, आप बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले, मतलब अभी एक डीजी साहब गए, दूसरे आ गए, उनकी अपनी भाई policy। अप्रूवल, हर एक की अपनी पॉलिसी है। अपनी पॉलिसी। अच्छा, दुनिया भर में जब पॉलिसी, अपना निज़ाम है। दुनिया भर में जब पॉलिसीज बनती हैं तो भाई कम से कम 5 साल 10 साल इसकी प्लानिंग होती है ना। तो यहाँ मुझे बताया ना, जब अप्रूवल, अच्छा एक इसके मुकाबले में हो क्या रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक ही नहीं रही है, यानी कि पोर्शंस का काम हो रहा है, उस पर आप जितनी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रुक रहा है उसके बावजूद भी, क्योंकि उन पोर्शन तो इसने नहीं रुकेगा ना। आप फ्लैट 5 करोड़ का बेचते हो, पोर्शन से मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का, नहीं ऐसा नहीं, 90 लाख रुपए का मिल जाता है, तो कहां से रुकेगा? ऐसा नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। हाँ, बहुत बड़ी डिबेट है ये। बिल्कुल है, यकीनन है। आप इस मौजू पे किसी अलग किसी दिन जो ना बात कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं जो अभी सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि करप्शन, अच्छा एक और मैं इसको जोड़ देता हूँ। जब ये जो भत्ताखोर इन सब ने देखा कि भाई ये तो हर फ्लोर के ऊपर वो आके पैसे लेके जाते हैं, इनका बंधा हुआ है, तो हम भी तय कर लेते हैं, हम भी हर फ्लोर के ऊपर इनसे पैसे ले लेते हैं। जब ये इनको दे रहे हैं तो उनको भी दे देंगे। तो ये काम उन्होंने अपने लिए और आसान बना दिया। चले जी हफीज साहब, आप बड़े गंभीर सूरत में लग रहे हैं। बिलाल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करता हूँ, करें सर, और चैनल पे बैठ के करता हाँ ऐसी भी रिक्वेस्ट कीजिएगा जिसमें हमारा चैनल बंद ना हो जाए। हाँ हूँ। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ बहुत समझदार लोग रहते हैं पाकिस्तान में। सर, ये बातों से कुछ नहीं होगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, आप मुझे ये कुछ भी नहीं बताइए होना। बिल्कुल। कि किसी मुल्क के किसी शहर जिसको कहा जाए कि शेर आग, उस मुल्क का वो शेर आग है जी। वो 65% दे रहा था, अब नीचे आके 60 पे आ गया या 58 पे आ गया। तो क्यों फील्ड मार्शल साहब, मोहसिन नकवी साहब, पीएम साहब एक हफ्ता कराची में क्यों नहीं रहते? उधर इधर के सारे जितने, उनको कहे कि ये चीजें यहाँ खत्म चाहिए, 8 दिन बिल्कुल सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को जूम उड़ान पाकिस्तान कैसे बनेगा? जब ये उड़ेगा ही नहीं कराची तो बैठ जाएगा। तो ये बातें तो आप करते रहते हैं ना, आप लोग इस्लामाबाद जाके। देखिए ना, मेरी बात सुने, आप मुझसे पूछ लेंगे, इस्लामाबाद जाके तो आप लोग ये बातें करते रहते हैं, फिर क्या हुआ? आप अजीम भाई से पूछ लेंगे साइड में कितने हुए, सब पता है इनको। मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं हो रहा ये एक हफ्ते का, क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा ना। तभी तो हम फील्ड मार्शल से कह रहे हैं कि भाई आके बुलाए ना, हमें सामने बिठाएं। एक मिनट, फील्ड मार्शल से आपकी मुलाकात होती है, एक नहीं 2 दफा हुई। इस्लामाबाद आप लोग जाते हो, सब जगह जाते हो, तो ये सवाल आप मीडिया से क्यों पूछ रहे हो, आवाम से क्यों पूछ रहे हो? मैं मीडिया से पूछ नहीं रहा हूं, तो मैं मीडिया के तवज्जुह से सबको कह रहा हूं। लोग यही तो कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे? मौजूद के साथ आप लोग आप उस सतह पे बैठे हो कराची चैम्बर कि आपके लिए, आपके टिप पे प्राइम मिनिस्टर, आपके टिप पे बिलाल साहब एक मिनट सर, मुझे बोलने दे प्लीज थोड़ा। जी बोले सर, आप ही बोल रहे हैं। कौन सा शहर है जिधर जो आप कहें बिजली का प्रॉब्लम, इन्होंने कहा ना, गैस का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, भत्ते का प्रॉब्लम, अगवा तावान का प्रॉब्लम, ये शहर में तरक्की होगी? कभी भी नहीं होगी। तो इनको नहीं पता हमारे गवर्नमेंट अफसर, उसको, हमारे पीएम साहब को, हमारे सीएम साहब को, हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे फेडरल मिनिस्टर को, क्या इनको नहीं पता? क्यों नहीं कर रही है? क्या मतलब हम क्या दूसरे दर्जे के शहरी हैं कराची वाले, या हमारा जो है पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल। या हमने इसी तरह ग्वादर जो बाद में दिया गया था, तो हमें भी कराची को भी किसी ने तोहफे में दिया था? क्यों नहीं कर रहे? कराची हिस्सा नहीं है? यह पोर्ट सी वाला हमारा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, हर चीज है, बैंकिंग निजाम सबसे बड़ा यहाँ पे है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में है, अब इसको स्टॉक एक्सचेंज हमारा बड़ा यहाँ है, क्यों कंट्रोल नहीं करते? 8 दिन आ जाए ना छोड़ के इस्लामाबाद, कि नहीं उठना यहाँ तक जब हालात सही नहीं हो। बिल्कुल रेवरेंड, आपका क्वेश्चन है जी अजीम साहब, आप ये बात को ऑन करते हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे यही कहा ना, ओनरशिप मिस हो रही है। नहीं तो हालात सही, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता। आप लोग कराची चैम्बर के बादशाह हैं यार, आप लोग कराची चैम्बर के जरिए क्या करें, रोडों पे क्या लेकर चले, एक तरफ ट्रांसपोर्टर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर ने 10 दिन हड़ताल की, तमाम मुतालबात पूरा पाकिस्तान साथ था उनके, पूरा पाकिस्तान साथ आप मुझे देखें, ये बड़ी सेंसिटिव बात हो जाएगी। नहीं, पूरे पाकिस्तान में हुई ना हड़ताल, तो पूछता पूरे पाकिस्तान में हड़ताल, तो जब मुत्तहद हुई ना, मामला हल कर लिया। कराची चैम्बर ने 26 और 27वीं तरमीम उस पे जो अभियान ने निकाला था, उस पर हड़ताल नहीं की ना, अकेले की। लाहौर चैम्बर जरूर हमारे साथ था। बाजी हम हर तरह के स्टेप लेते हैं, चैम्बर भी लेता है, एसोसिएशन भी लेती हैं, मगर जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए विल की कमी नजर आ रही है, ओनरशिप की कमी नजर आ रही है।
मसले स्टेट से बढ़ के कोई नहीं। मतलब कराची आज में ना स्टेट- सूबाई हुकूमत ओन करती है ना वफाक ओन करती है। नहीं, ऑन सब करते हैं, माजरत एक मिनट, ऑन सब करते हैं। अगर ये चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, फिर हम किसको कहें कि ये ऑन करता है? वफाक को कहेंगे। तो फिर आप रेड वारंट सिंध गवर्नमेंट नहीं इशू करेगी, नहीं, वो फेडरल करेगी, वफाक करेगा, बिल्कुल। वफाक करेगा, तो FIA वफाक को इंटरेस्ट होना। चले अजीब जल्दी भरिए, उसमें टाइम कम है और बस बिल्कुल सही जल्दी से बात, आप अपना FIA करेगी आखिरी ना। FIA स्टेटमेंट दीजिए। रेड वारंट उठाए लोगों को कैसे नहीं उठा सकते? आप दुनिया भर से जाके उठा रहे हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, डिजिटलाइजेशन हो गई, कैमरे आ गए जो फेस रिकग्निशन हो गए, मोबाइल से आप ट्रेस कर सकते हैं। आप जाएं, सारे दोस्त बात- ममालिक में, मेरी बात, सारे दोस्त ममालिक में लोग बैठे हैं, वो कैसे दोस्त हैं जो हमारे दुश्मनों को रखे बैठे हैं? बात ये, इनको जिनको लाना है उनके लिए रेड वारंट निकल जाता है, जिनको नहीं लाना उनके लिए नहीं निकलता। ये सीधी सी बात देखिए, अवाम अगर ये बात कहनी शुरू होगी ना तो फिर बात बढ़ बात है। जाएगी। जी हाफिज भाई, आप क्या कहेंगे इस जुमले पे कि जिनको चाहते हैं उनके लिए रेड वारंट निकाल देते हैं और जिनके लिए नहीं चाहते वो करंट नहीं निकलता? तो वो तो हमें दो नजर आ रहा है हाँ? ना। हम मैं ये माफी मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते कराची को देख लें। हाँ। 20-25 अरब चला गया डॉलर, इससे ज्यादा किया है और चला जाएगा, और मेरा मुल्क जो है ये बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा। मेरा मुल्क है ये, 100%। ये देखना है, इस मुल्क से जिसको मोहब्बत होगी ये काम करेंगे। जी मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो जिस मौजू पे हम आज गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेड वारंट निकालें और उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आएँ ताकि ये मामला ख़त्म हो, रुके। ठीक है, थैंक यू सर, तीन वज़ाहत का बहुत शुक्रिया। ये इतना बड़ा वसी मौजूद था कि मेरे ख्याल में सारी रात भी बैठे रहेंगे तो ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की कि इस मसले को देखा जाए, लेकिन मैं हाफिज़ अजीज़ साहब की बात पे ही आगे बढ़ाऊँगा कि कराची दूध देने वाली गाय है। क्या जो माँ है, वफाक माँ होती है, क्या माँ को नज़र नहीं आ रहा कि जो दूध देने वाली गाय है उस गाय को आप सेव करो ना कि आप उसको मजीद बांझ कर दो। पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से हमने यही नारा लगाया है जो हमारे फील्ड मार्शल साहब लगाते रहे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। इन हालात में भी पाकिस्तान माजी में भी जिंदाबाद था, अभी भी जिंदाबाद है और आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। बिलाल हसन इजाज़त दी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।